चलो जी, प्रोस्पेक्टस हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। किसी को कोई डाउट उसके अंदर? सिक्योरिटी की डेफिनेशन। फिर हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या क्या था जी वो? हाँ, एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब किया गया हो एज अ प्रोस्पेक्टस, और लास्ट वन कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब उस डॉक्यूमेंट को तो प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। फिर हमने पढ़ा जी सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस के 4 टुकड़े हैं जिसमें से एक टुकड़ा हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सेक्शन 25 था डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कब मानते हैं? कंपनी शेयर्स किसको इशू कर रही है? किसी मिडलमैन को, इंटरमीडियरी को। फिर वो शेयर्स किसको दे रहा है? पब्लिक एट लार्ज को दे रहा है। जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे, किस व्यू के साथ कि ये शेयर्स बाद में किसको सेल करे जाएंगे? पब्लिक एट लार्ज को सेल करे जाएंगे। तो जब पब्लिक एट लार्ज को सेल करे जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या मान लेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। और इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस को सारी प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब दो प्रिजम्पशन थे कि इन केसेस में तो मान ही लिया जाएगा। वो प्रिजम्पशन क्या क्या थी? कब डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है? 6 मंथ फ्रॉम द अलॉटमेंट। जिस दिन आपने मिडलमैन को अलॉट किया है उसके 6 महीने के अंदर अगर वो शेयर्स किसको बेच दिए गए? पब्लिक को बेचे गए, तो माना जाएगा यहाँ पे क्या इंटेंशन थी कि पब्लिक को ही देने थे। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, अभी मिडलमैन से पूरी कंसिडरेशन नहीं आई है, उससे पहले आपने शेयर्स क्या कर दिए हैं? पब्लिक को सेल कर दिए हैं। क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और इसको पब्लिक इशू मान लिया जाएगा। एक और कंडीशन थी जिसके अंदर पब्लिक इशू नहीं हो रहा फिर भी हम उसे पब्लिक इशू मान लेंगे और डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर कवर हो जाएगा। कौन सी थी वो? केस लॉ पढ़ा था हमने एक, सेबी वर्सेस कुन्नम कुल्लम पेपर मिल्स लिमिटेड। क्या कह रहा था केस लॉ? राइट इशू। राइट इशू कौन सा इशू? राइट इशू। राइट इशू किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। लेकिन उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने क्या कर दिया? अपना राइट रिनाउंस कर दिया। रिनाउंसिएशन का राइट होता है राइट इशू के अंदर, उन्होंने रिनाउंस कर दिया और 50 से ज्यादा बाहर के बंदे आ गए, तो ये राइट इशू क्या बन जाएगा? पब्लिक इशू। और यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो सेक्शन 26 में प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है, जो डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में डालनी है वो सारी डिटेल्स तो डालनी है। उसके अलावा ये 3 डिटेल्स और डालनी है जी। क्या थी? पहली क्या थी? ताकि पब्लिक को पता लगे कि जो मिडलमैन को शेयर्स इशू करे हैं ना, उसमें टोटल कंसिडरेशन कितने इन्वॉल्व है। तो नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, वो डिटेल्स आपको बतानी है। दूसरी बात, टाइम इन प्लेस किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब जब आपने, कंपनी ने शेयर्स किसको दिए होंगे? मिडलमैन को दिएंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से दिए हैं या कैसे भी दिए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट ये पब्लिक एट लार्ज कहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर सकती है, वो टाइम इन प्लेस बताना है। और तीसरी बात, ये तीसरी बात इसका पॉइंट नहीं था, अलग से पॉइंट था कि जो साइन कर रहा है ऑफर को, उसको हम क्या मान लेंगे? डायरेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, ये था डीम्ड प्रोस्पेक्टस का टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिशनल रीडिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, पेज नंबर 3.10, एडिशनल रीडिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिंस द बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली लिखा हुआ है, मतलब ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है पढ़ के कि मॉड्यूल में अगर ये लिखा हुआ है पर इसमें कुछ केस लॉज दिए हुए हैं, तो हमें ये पढ़ना तो है ही। पढ़ ही लेते हैं। सिंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस एंड द पीनल प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग डीम्ड प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड। भाई ये जो प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंसेस है या डीम्ड प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंसेस है, ये कब लग रही है? जब प्रोस्पेक्टस, मतलब आप किसके पास जा रहे हो? पब्लिक के पास जा रहे हो। किसके पास जा रहे हो? पब्लिक के पास जा रहे हो। इश्यूड टू द पब्लिक, तो यहाँ पब्लिक जानना जरूरी है ना कि पब्लिक क्या होता है। तो यहाँ पे किस चीज की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी? आपको पब्लिक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। Hence, in context of invitation to public, inviting offer from the public or offer of securities for sale to the public, two valid question arises here। दो क्वेश्चन आ रहे हैं जी,
चाहे आप आईपीओ लेके आ रहे हो, चाहे आप एफपीओ लेके जा रहे हो, चाहे आप ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, तो भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पब्लिक। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? पब्लिक। तो इन्होंने बोला दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज पब्लिक। आप पब्लिक किसको मानोगे? डज ओनली पब्लिक एट लार्ज कॉन्स्टिट्यूट एज पब्लिक? क्या पब्लिक का मतलब पब्लिक एट लार्ज है? क्या 2 बंदे पब्लिक हो सकते हैं? क्या 3 बंदे पब्लिक हो सकते हैं? क्या 10 बंदे पब्लिक हो सकते हैं? क्या 20 बंदे पब्लिक होंगे? क्या 1000 बंदे पब्लिक होंगे? तो ये ही हमें जानना है कि पब्लिक कौन है जी। The term public is not restricted to the public at large. It includes any section of the public. It is immaterial howsoever such section is selected. भाई पब्लिक का मतलब पब्लिक एट लार्ज नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन को भी दे रहे हो ना शेयर्स, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? पब्लिक मान लेंगे। पब्लिक कनोट्स पर्सनली नॉट पर्सन्स नॉट पर्सनली नोन टू द प्रमोटर। पब्लिक का मतलब क्या है? जिन लोगों को पर्सनली कौन नहीं जानता? प्रमोटर नहीं जानता। एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिज ओन फ्रेंड्स, रिलेटिव, कनेक्शन एंड एक्विटेंसेस। अगर प्रमोटर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को या किसी कनेक्शन को शेयर दे रहा है, तो क्या उसको पब्लिक मानोगे? उसको नहीं मानोगे। उसके अलावा किसी को भी दे रहा है तो क्या मान लोगे? पब्लिक। यहाँ पे क्या क्वांटिटी मैटर करती है? क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। अगर प्रमोटर का रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव का मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव, कनेक्शन, एक्वेंटेंसेस, कनेक्शन, तो उसको हम क्या मान लेंगे? पब्लिक मान लेंगे। लार्ज होने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने एक एग्जांपल आ गया है। री साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड 3000 copies 3000 copies of a document which offered for subscriptions shares in a company which was headed for private circulation only, circulated to the member of certain number of gas companies only। किसको सर्कुलेट किया गया है जी? गैस कंपनी के, गैस कंपनीज के मेंबर्स को। ठीक है जी, गैस कंपनी के जो मेंबर है उनको सर्कुलेट किया गया है। कितनी कॉपीज है? 3000 कॉपीज है। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है? वॉज दिस अ प्रोस्पेक्टस? क्या इसको प्रोस्पेक्टस मानोगे? शुड इट कंटेन द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड बाय द एक्ट? क्या इसके अंदर एक्ट की सारी कंप्लायंसेस होनी चाहिए जो प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको? जो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी पढ़ेंगे वहां पे रेस्ट्रिक्शन है 50-200, वो एक अलग चीज है। अभी हम क्या जानना चाह रहे हैं? पब्लिक क्या है? क्या जानना चाह रहे हैं? पब्लिक क्या है? बोला इन्होंने कि हम प्राइवेट सर्कुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कर किसको रहे हैं? मैं बोलूं मैं 1000 लोगों को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? 1000 लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट सर्कुलेशन कर रहा हूँ। वो 1000 को मैं जानता भी नहीं। क्या मानोगे? इसको पब्लिक मानोगे नहीं मानोगे? चलो एक बार जजमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कितना समझ आता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द ऑफर वॉज ओनली टू लिमिटेड क्लास। ऑफर किसको दिया गया है? किसको दे रहे हैं? गैस कंपनी के मेंबर को दे रहे हैं। इट वॉज नॉट लेस देन ऑफर टू द पब्लिक इन एनी सेंस बिकॉज दोज पर्सन फ्रॉम लिमिटेड क्लास वर नन लेस द पब्लिक। वो लिमिटेड क्लास है, खाली गैस कंपनी के मेंबर्स को दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको प्रमोटर जानता है? क्या प्रमोटर के रिलेटिव्स है? क्या फ्रेंड्स है? नहीं जी। 3000 लोग दोस्त थोड़ी हो सकते हैं, 3000 लोग रिलेटिव थोड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक मान लिया जाएगा। मतलब स्पेसिफिक क्लास को भी दे रहे हो ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। Hence the distribution of a document entitled for private circulation only offering the company share was an offer to the public and their document was a prospectus। तो अगर आपने उसके ऊपर लिख दिया प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे? कि ये पब्लिक इशू ही है, और इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस की सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी। समझ आई जी बात? एक स्पेसिफिक क्लास को दिया जा रहा है, 3000 लोगों को, गैस कंपनी के मेंबर को दिया जा रहा है। स्पेसिफिक क्लास आपने बोल दी, लेकिन लोग तो बहुत सारे हैं ना, और लोग ऐसे हैं जिनको प्रमोटर्स नहीं जानते। आपने उसके ऊपर लिख दिया फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन। प्राइवेट सर्कुलेशन का मतलब जिसको दे रहा हूँ खाली उसी के पास रहेगा। 3000 लोगों को दिया है, 3000 के 3000 के पास रहेगा, लेकिन क्या उन सबको मैं जानता हूँ? वो है तो पब्लिक ही ना। तो इसको क्या मान लेंगे हम? पब्लिक इशू। प्रोस्पेक्टस की सारी कंप्लायंस करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू के लिए जा ही नहीं सकती ना, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। वो ईसॉप, वो क्या है? ईसॉप। एम्प्लॉयज को शेयर देंगे, एक एक भी देंगे। 200 एम्प्लॉयज है तो 200 मेंबर्स हो गए, और 200 प्राइवेट लिमिटेड की जो रेस्ट्रिक्शन है, जो लिमिट है 200, उसमें एम्प्लॉयज काउंट नहीं होते हैं, चाहे करंट एम्प्लॉयज हो चाहे एक्स एम्प्लॉयज हो। ये तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ना। ईसॉप में प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिट है। हम सेक्शन 42 पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिट होती है कि कितने लोगों को आप दे सकते हो। ठीक है जी। Whether a single private communication tantamount to issue can it be constitute a prospectus to attract the provision of this act? क्या कहना चाह रही है?
सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन, सिंगल का मतलब एक बंदे को आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, क्या इसको आप इशू मान लोगे? इशू का मतलब क्या होता है? पब्लिक को देना। यहाँ पे कितने बंदे को दे रहे हैं? एक बंदे को दे रहे हैं। तो सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन कभी भी इशू नहीं माना जाएगा। द टर्म इशू इज नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी सम मेजर ऑफ पब्लिसिटी, कुछ ना कुछ पब्लिसिटी होनी चाहिए। हाउएवर मॉडेस्ट, हाउएवर मॉडेस्ट का मतलब कितनी भी कम हो चाहे पब्लिसिटी, लेकिन पब्लिसिटी होनी चाहिए। अगर मैं खाली आपको दे रहा हूँ एक बंदे को, ये कभी भी इशू नहीं है। इशू के अंदर पब्लिसिटी होना जरूरी है, चाहे पब्लिसिटी छोटी से छोटी। A private communication is not thus open and does not constitute a prospectus, तो अगर आपने प्राइवेट कम्युनिकेशन करी है तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, hence not attract the provision of this act, तो इस एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। पहले वर्ड क्या था? पब्लिक। क्या होता है पब्लिक का मतलब? क्या कोई स्पेसिफिक क्लास पब्लिक बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? स्पेसिफिक क्लास बिल्कुल बन जाएगी। वो क्या नहीं होने चाहिए? प्रमोटर के रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वो पब्लिक है। अब इशू क्या बनेगा भाई? एक बंदे को प्राइवेट सर्कुलेशन कभी भी इशू नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पब्लिसिटी हुई तो उसको हम क्या मान लेंगे? इशू मान लेंगे। Nash versus Linde. Nash applied for certain shares in a company on the basis of documents sent to him by Linde, the managing director of the company. The document was marked strictly private and confidential. The document did not contain all the material facts required by the act to be disclosed. क्या ये सूट फाइल कर सकती है कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टस की कंप्लाइंस नहीं हुई है? एक नैश है, एक कौन है? लिंडे। नैश ने क्या करा है? शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। किस डॉक्यूमेंट के हिसाब से? जो डॉक्यूमेंट किसने दिया है उसको? मैनेजिंग डायरेक्टर ने दिया। और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब मैं खाली आपको दे रहा हूँ और ये सिर्फ आपके लिए ही है। इस बेसिस पे इसने शेयर अप्लाई करे। इस डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस की सारी कंप्लाइंसेस नहीं हो रही थी, क्या वो केस फाइल कर सकती है? करना चाहिए था। सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन, क्या ये सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन है या नहीं है? एक बंदे को मैं दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ बस आपके लिए ही है, दिस इज सिंगल, तो क्या ये इशू माना जाएगा? जब इशू ही नहीं है तो प्रोस्पेक्टस भी नहीं है, तो प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंस की भी जरूरत नहीं है। डिसीजन सूट वाज डिसमिस्ड। विस्काउंट समरलैंड, देखो प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंसेस कब करोगे? जब पब्लिक इशू होगा। इशू कब होगा? जब कुछ तो पब्लिसिटी होनी चाहिए। सिंगल कम्युनिकेशन कभी भी इशू नहीं माना जाएगा। नहीं, उसको शेयर्स मिले हैं, पढ़ो आगे। नाश फाइल अ सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय हिम बाय रीजन ऑफ द ओमिशंस। ओमिशन का मतलब कुछ डिटेल्स नहीं लिखी हुई थी उस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस थोड़ी है, जब ये इशू ही नहीं है तो प्रोस्पेक्टस की कंप्लायंसेस भी नहीं करनी। सिक्योरिटीज उसको अलॉट हो गई। अलॉट होने के बाद वो कह रही है कि इस डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से मैंने सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया है ना, उसमें सारी डिटेल्स नहीं है, इसलिए वो केस फाइल कर दिया कि इन्होंने ना ओमिशन कर रखा है इस डॉक्यूमेंट में, तो भाई वो वैलिड नहीं है। प्रोस्पेक्टस कब होता है? जब इशू होता है, यहाँ इशू ही नहीं हुआ। Suit was dismissed. Viscount Summers' landmark dictum in this case is worth to consider here as basis of above answer. The public in the definition is of course a general word. No particular number are prescribed. क्या पब्लिक के लिए कोई नंबर बताया हुआ है कि कितने पब्लिक होते हैं? क्या दो लोग पब्लिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या तीन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एनीथिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी में सर, अगर 2 से लेके इंफिनिटी तक कितने भी हो उनको आप पब्लिक मान सकते हो। परहैप्स इवन वन इफ ही इज इंटेंडेड टू बी द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सब्सक्राइबर। एक को भी पब्लिक माना जाएगा। कब माना जाएगा? अगर वो पहला है सीरीज ऑफ सब्सक्राइबर, मतलब उसके बाद और भी सब्सक्राइबर्स आने हैं, उस केस में उसको भी पब्लिक माना जा सकता है। बट मेड फर्दर प्रोसीडिंग्स नीडलेस बाय हिमसेल्फ सब्सक्राइबिंग द होल। लेकिन अगर उस अकेले ने ही सारा सब कुछ सब्सक्राइब कर लिया तो क्या उसे पब्लिक मानेंगे? नहीं मानेंगे। द पॉइंट इज दैट द ऑफर इज सच एज टू बी ओपन टू एनीवन हु ब्रिंग्स हिज मनी। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो कि सबके लिए ओपन है। किसके लिए ओपन है? सबके लिए, तो उसको क्या मानेंगे? पब्लिक मान लेंगे। एंड अप्लाइज इन ड्यू फॉर्म whether the prospectus was addressed to him on behalf of the company or not. A private communication is not thus open and does not constitute to be a prospectus. अगर एक बंदे को प्राइवेट कम्युनिकेशन करी गई है तो क्या वो प्रोस्पेक्टस बनेगी? नहीं बनेगी जी। एक बंदे को प्राइवेट कम्युनिकेशन कभी भी प्रोस्पेक्टस नहीं बनेगी। लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर सबके लिए ओपन है कि कोई भी आके पैसा डाल दो, तो क्या प्रोस्पेक्टस बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो अगर एक बंदे के लिए प्राइवेट कम्युनिकेशन है तो कभी भी नहीं बनेगी। एग्जाम्पल पढ़ो जी इसके अगले वाले। खाली एग्जाम्पल पढ़ना है, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना।
पढ़ लिया जी। कंपनीज प्रोस्पेक्टस वाज गिवन टू अ सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के एडवोकेट्स वगैरह को क्या दिया है, प्रोस्पेक्टस दिया है, एंड ही फॉरवर्डेड, किसने फॉरवर्ड किया है, उस सॉलिसिटर ने फॉरवर्ड कर दिया किसको, अपने क्लाइंट को, डिस्पाइट इट वाज मार्क्ड स्ट्रिक्टली प्राइवेट, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्राइवेट है, ये खाली आपके लिए। हु अप्लाइड फॉर शेयर, किसने शेयर अप्लाई करे, उस एडवोकेट के क्लाइंट ने, मतलब सॉलिसिटर के क्लाइंट ने अप्लाई करे, बेस्ड अपॉन द सेम लेटर फाइल सूट फॉर डैमेजेस, और उसी बंदे ने किसके लिए सूट फाइल कर दिया, डैमेजेस के लिए। इज दिस कम्युनिकेशन अमाउंट टू एन इशू, क्या इसको हम इशू मान लेंगे टू द पब्लिक, एंड क्या प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे प्रोस्पेक्टस के, नहीं अट्रैक्ट होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट गया है इस पे क्या लिखा हुआ था, प्राइवेट कम्युनिकेशन, और किसके लिए थी, खाली उनके लिए, सॉलिसिटर के लिए। नो दिस डिड नॉट अमाउंट टू एन इशू टू द पब्लिक एंड अकॉर्डिंगली the provision of this act relating to liability for omission are not attracted, refer Nash versus Linde, जो हमने जैसा भी पीछे पढ़ा है, ठीक है जी। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, चलो इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, मैटर्स क्या क्या रखने हैं इसके अंदर, पहले हम आगे आ जाते हैं। सेक्शन 31 पेज नंबर 3.20 शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आज हम पढ़ेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ जी, सबसे पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31। प्रोस्पेक्टस के चार टुकड़े थे, पहला क्या था, रेड हेरिंग, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक था डीम प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या था, कोई भी नोटिस, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हो, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो। और एक और कौन सा था, जिस डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया एज अ प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने बोल दिया ये क्या है प्रोस्पेक्टस। तो चार चीजें थी। डीम्ड प्रोस्पेक्टस हम पढ़ चुके हैं, अब क्या है जी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 30। आपके हिसाब से शेल्फ का मतलब क्या होता है, बुक शेल्फ, एक वो भी नहीं होती है जो छतरी सी होती है जो वो लगी रहती है घर, शेल्टर होता है, शेल्फ भी बोलते हैं उसको। शेल्फ का मतलब क्या होता है, जो कवर कर रहा हो चीजों को, उसको शेल्फ बोलते हैं, जो क्या कर रहा हो, चीजों को कवर कर रहा हो। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो बहुत टाइम को कवर कर रहा हो, किसको कवर कर रहा हो, टाइम को कवर कर रहा हो, मतलब कुछ टाइम के लिए बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, एक बार फाइल कर दिया ना तो ये कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, इसने इस पूरे टाइम को कवर कर लिया। तो ये कौन सा प्रोस्पेक्टस है, शेल प्रोस्पेक्टस। आपको नहीं लग रहा प्रोस्पेक्टस बनाना और बार जब भी इशू के लिए जा रहे हो प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या बहुत बड़ा काम है या नहीं है। कंपनी सोच रही है कि टुकड़ों में शेयर्स लेंगी, एक महीने में लेंगी, फिर दूसरे महीने में लेंगी, फिर 5वें महीने में लेंगी, फिर 10वें महीने में लेंगी, बार बार क्या करेगी, लोगों से पैसा लेना है। क्या हर बार प्रोस्पेक्टस बना के इशू करे, उस केस में कंपनी क्या करती है, शेल प्रोस्पेक्टस। मीनिंग ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस, द एक्सप्रेशन शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग देयरिन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड। एक पीरियड के लिए एक या एक से ज्यादा इशू आप लाने वाले हो, उस केस में आप कौन सा प्रोस्पेक्टस बना सकते हो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना सकते हो विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। मैंने सोचा है कि 9 महीने तक लगातार मैं हर महीने शेयर्स इशू करूंगा पब्लिक को, तो मैं एक प्रोस्पेक्टस फाइल करूंगा, कौन सा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और 9 महीने के लिए वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं। हाँ, सर्टेन पीरियड लिखा हुआ ना, एक पीरियड के लिए वैलिड हो सकता है, ये पीरियड हम आगे पढ़ेंगे, 1 ईयर है, ये पीरियड कितना है, 1 साल। अब आपको आपकी मर्जी है, आप 6 महीने के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस दो, 8 महीने के लिए दो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 12 महीने, 1 साल के लिए आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। मतलब आज अगर मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो 12 महीने तक ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है, इस बीच में मैं कितनी भी सिक्योरिटीज इशू कर सकता हूँ, ठीक है जी। नीड ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्या पड़ी, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस ईच टाइम इट असेस द कैपिटल मार्केट। जब जब कैपिटल मार्केट में जा रही है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ रहा है। इट लीड्स टू अननेसेसरी रिपीटेशन फॉर अ कंपनी which make more than one of our securities in a year to mobiles fund from the public। ये बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो रही है कि जब भी जाओगे प्रोस्पेक्टस इशू करो, जब भी जाओगे प्रोस्पेक्टस इशू करो। अब जब कंपनी को 1 साल में 2-3 बार जाना है तो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू कर दे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। A way out is shelf prospectus which remain valid on the shelf at a specified time period during which offer for securities made by a company to the public without going through the arduous exercise of issuing fresh prospectus every time। अगर आपने एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया
वो एक टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, बार बार आपको प्रोस्पेक्टस वाली एक्सरसाइज रिपीट नहीं करनी। फाइलिंग ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, शेल प्रोस्पेक्टस मे बी फाइल्ड with the registrar at the stage of first offer of securities by class or class of companies as the SEBI may provide by regulation in this behalf। तो आपको शेल प्रोस्पेक्टस जब आप पहला ऑफर लेके आओगे तो रजिस्ट्रार को फाइल करना है। जैसे ही रजिस्ट्रार को फाइल किया कितने टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा ये? मैक्सिमम 1 साल। मैक्सिमम कितना है? 1 साल। अब आप चाहो तो कम पीरियड के लिए भी कर सकते हो। It has to indicate a period not exceeding 1 year। आप उसमें कितना पीरियड बता सकते हो? Not exceeding 1 year as the period of validity of shell prospectus। तो इसकी वैलिडिटी कितनी है जी? 1 साल। The period of validity is to commence from the date of the opening of the first offer of securities under such prospectus। तो ये जो 1 साल का टाइम है कब से शुरू होगा? जिस दिन पहला ऑफर आपने जब ओपन करोगे कि आज से मेरा ऑफर ओपन हो रहा है, लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस डेट से 1 साल शुरू हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है जी, नहीं आगे रह गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इशूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। तभी बनाया गया शेल प्रोस्पेक्टस। अगर इस साल में दूसरा ऑफर आप लेके आ रहे हो तो क्या आपको फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? नहीं जी, शेल प्रोस्पेक्टस एक बार कर चुके हो, आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सच सिक्योरिटीज। सच सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? जैसी पहले इशू करी है वैसी ही दूसरी वाली होनी चाहिए। जैसी पहली है वैसी ही दूसरी वाली होनी चाहिए। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, सेबी की रेगुलेशन देख दी ना, सेबी ने मैंडेट कर दिया फाइल करना है। फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद शेल प्रोस्पेक्टस। अब एक वर्ड आ गया जी नया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईएम क्या होता है? आईएम किस केस में आ रहा है? खाली शेल प्रोस्पेक्टस के केस में आ रहा है। अब एक बात सोचो, मैंने 1 साल पहले शेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, 6 महीने बाद दूसरी सिक्योरिटीज में वही सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूँ दूसरी बारी। अब मेरे को क्या प्रोस्पेक्टस फिर से फाइल करना है? हाँ जी, 1 साल तक वैलिड है तो वापस फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्या उस 6 महीने के पीरियड में मेरी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में या कुछ नए चेंजेस नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। क्या वो सबको पता होने चाहिए? नहीं पता होने चाहिए? क्या वो सबको पता होने चाहिए? नहीं पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए। वो कहाँ पे बताएंगे हम? आईएम के अंदर बताएंगे। गुड आफ्टरनून जी। वो कहाँ बताएंगे हम? आईएम के अंदर बताएंगे। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेंगे और इसमें क्या बताएंगे? जो जो चेंजेस हो गए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर वो बता देंगे। A company filing a shell prospectus shall be required to file an IM with the registrar within the prescribed time prior to issue of a second or subsequent offer of securities under the shell prospectus। जब भी आप शेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर चुके हो, पहली बार में क्या फाइल किया? शेल प्रोस्पेक्टस। दूसरी बार जब आप सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, आप क्या फाइल करोगे? आईएम। क्या फाइल करोगे? आईएम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपको फाइल करना पड़ेगा। किसके पास फाइल करोगे? रजिस्ट्रार के पास। अगर शेल प्रोस्पेक्टस नहीं होता तो आप क्या करते? हर बारी आप प्रोस्पेक्टस फाइल करते। अब आपने शेल प्रोस्पेक्टस एक बार फाइल कर दिया, 1 साल के लिए वैलिड है। जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर आया तो आप क्या फाइल कर दोगे? आईएम। और आईएम के अंदर क्या डिटेल्स होंगी? ये इस फॉर्मेट सेबी के उसमें प्रिस्क्राइब रहता है, आईसीडीआर के अंदर। अब इसमें डिटेल्स क्या डालनी है आपको? ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड। चार्जेस चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। चार्जेस का मतलब जितनी कंपनी की प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखवाई है लोन्स वगैरह के लिए, जितने भी नए चार्ज क्रिएट हुए हैं वो सारे आपको आईएम के अंदर बताने पड़ेंगे। क्या ये मटेरियल है या नहीं? इन्फॉर्मेशन, कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो कहीं पे, तो क्या मटेरियल है या नहीं है? तो ये आईएम के अंदर बतानी है। चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज हैव अकर्ड बिटवीन द फर्स्ट ऑफर और द प्रीवियस ऑफर एंड द सक्सीडिंग ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज। जितने भी चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, चेंजेस कब के? जैसे मैंने आज शेल प्रोस्पेक्टस फाइल किया, आज मैं आईएम फाइल कर रहा हूँ, तो इस पीरियड के हो सकता है इस आईएम के बाद मैं एक और ऑफर लेके आया, तो इन दोनों पीरियड के चेंजेस। तो जो भी चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आपको आईएम के अंदर बताना। सच अदर चेंजेस एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहाँ करे जाएंगे? रूल्स में जो प्रिस्क्राइब है वो भी आपको बताने पड़ेंगे। ये हो गया जी आपका आईएम। ठीक है। प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 प्रोवाइड अ सेफगार्ड। थोड़ी देर में कर देना। Proviso to subsection 2 provide a safeguard in case of a changes to applicant who had made payment in advance। किसकी बात कर रहा है ये?
बिल्कुल भी ऐसा भी तो हो सकता है शेयर होल्डर पहले ही पैसा देके बैठ गए, आईएम नहीं इशू हुआ उससे पहले ही पैसा दे दिया उन्होंने, अभी उनको चेंजेस पता नहीं लगे कंपनी में क्या क्या चेंजेस आ गए। तो जब भी ऐसे शेयर होल्डर्स ने अगर एडवांस दे दिया है तो उनका सेफ गार्ड करने के लिए कौन सा सबसेक्शन है, सबसेक्शन 2। क्या कह रहा है ये, इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज along with advance payment of subscription before making of any such change, कोई भी चेंज होने से पहले वो क्या दे चुका है, एडवांस दे चुका है। द कंपनी और अदर पर्सन शैल इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट एंड इफ दे एक्सप्रेस टू डिजायर टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन। आपने देखा कंपनी ने दुनिया भर की प्रॉपर्टीज पे चार्जशीट करवा दिया है, लेकिन आप तो एडवांस दे चुके हो पहले, तो आपके पास एक ऑप्शन है क्या कि आप अपना वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। द कंपनी और अदर पर्सन शैल रिफंड ऑल द मनी रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन विद इन 15 डेज देयर ऑफ। तो कंपनी को कितने दिन में रिटर्न करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। सही है जी। हाँ तो यही तो मैं आपसे पूछने वाला था, अदर पर्सन कौन होगा। बिल्कुल डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी तो है ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस से भी तो पब्लिक इशू के लिए जा रहे हो आप, तो कोई और भी अगर जा रहा है तो उस केस में अदर पर्सन कवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो 15 दिन में उन्हें रिफंड करना पड़ेगा जो एडवांस दे चुके हैं। प्रोसीजरल एस्पेक्ट, रूल 10 ऑफ द कंपनीज, द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म पास टू। जो आप पूछ रहे थे फॉर्मेट कौन सा होगा, PS2 होगा उसका फॉर्मेट। सेबी भी आईसीडीआर के अंदर बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आनी है, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, पास टू हो जाएगा। It shall be filed with the registrar along with the fees as provided in the company's registration office and fees rule within 1 month prior to the issue of a second or subsequent offer। जब भी आप सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफर ला रहे हो उससे 1 महीने पहले, 1 मंथ प्रायर टू द इशू, आपको क्या फाइल करना है, पास टू मतलब IM फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। क्लियर है जी। IM टुगेदर विद शेल प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड टू प्रोस्पेक्टस, मतलब IM टुगेदर विद शेल प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, क्या मान लिया जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट। क्या हो गया, ऐसा क्या पूछ लिया, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद शेल प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। साथ क्यों इशू करेंगे शेल प्रोस्पेक्टस, क्या साथ में इशू करते हैं IM शेल प्रोस्पेक्टस के, पहले आपने शेल प्रोस्पेक्टस दे दिया, अब अगले ऑफर में क्या दे रहे हो, IM दे रहे हो, तो दिस IM प्लस दिस शेल प्रोस्पेक्टस दोनों को मिला के क्या मान लेंगे, प्रोस्पेक्टस। सही है ना। शेयर होल्डर के लिए प्रोस्पेक्टस क्या है, शेल प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, साथ में जितने चेंजेस आए हैं वो IM के अंदर पढ़ लो, आपके लिए प्रोस्पेक्टस बन गया जी। ठीक है जी। Where an information memorandum is filed every time an offer of securities is made under subsection 2, such memorandum together with the shell prospectus shall be deemed to be a prospectus। ये हमारा जी पूरा हो गया है, कौन सा, शेल प्रोस्पेक्टस। शेल्फ का मतलब क्या है, एक टाइम के लिए ओपन कर दिया गया, बार बार रिपीटेशन ना करनी पड़े, बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल ना करना पड़े, आप क्या कर दो जी, एक शेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो। कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा ये, 1 साल। शुरू कहाँ से होगा, जिस दिन आपका फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ है वहां से 1 साल शुरू हो जाएगा। और जब भी आप सेकंड ऑफर करोगे या सब्सिक्वेंट ऑफर करोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है, कौन सा, पास टू PS2, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या डिटेल्स होंगी, चेंजेस, कौन से चेंजेस, जितने नए चार्जेस क्रिएट हुए हैं वो बताने हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आए हैं वो बताने हैं। एनी अदर एज में भी प्रिस्क्राइब। अगर किसी ने एडवांस पैसा दे दिया उसके लिए प्रोटेक्शन है, क्या प्रोटेक्शन है, जब उसको चेंजेस पता लगेंगे तो वो बोल सकता है मैं विड्रॉ करना चाहूंगा, और जब वो बोलेगा विड्रॉ करना चाह रहा हूँ 15 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है जी। ये हमारा शेल प्रोस्पेक्टस पूरा हो गया। अगला आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32। कौन सा प्रोस्पेक्टस जी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32। हाँ इलस्ट्रेशन पढ़ लो यार, इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन कुछ है उसके अंदर, इलस्ट्रेशन में ऐसा
इजी सी इलस्ट्रेशन है, मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ है, तो आप पढ़ सकते हो उसे। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया जी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी आरएचपी। क्या नाम है इसका? आरएचपी। इसके ऊपर एक वर्ड लिख लो, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, हाँ जी। रेड हेरिंग का मतलब ही क्या है? आप क्या कर रहे हो जी? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हो? क्या खुद से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? किसी और से कर रहे हो ना डिस्ट्रैक्ट। तो किसी और से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या इशू करते हो? आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। अब ये होता कैसे है? मान लो एक कंपनी ने अपना आईपीओ इशू करा है, या एफपीओ आईपीओ कुछ भी, पब्लिक के पास गई है शेयर्स के लिए। एक कंपनी, कंपनी ए, वो कह रही है कि मेरा आईपीओ आ गया है, आप शेयर्स खरीद सकते हो। मैंने देखा कि वो मेरा क्या है, कंपटीटर है वो कंपनी, वो क्या है, मेरी कंपटीटर है। मैं भी है ना आईपीओ लाने वाला हूँ, मैं इन प्रोसेस हूँ। अभी सारी चीजें फाइनल नहीं हुई, अभी सारी चीजें फाइनल नहीं हुई, लेकिन उसका आईपीओ पहले आ गया। और लोग किधर भाग जाते हैं? जो पहले आ गया। सारे लोग पैसा कहाँ डाल देंगे? पहले वाले में डाल देंगे। लोगों को अभी पता नहीं है कि मैं भी मार्केट में आने वाला हूँ। अगर लोगों को पता लग जाए मैं मार्केट में आने वाला हूँ, तो लोग पैसा होल्ड कर लेंगे, वहां नहीं लगाएंगे। अगर वहां लगा भी देंगे ना, तो उनके माइंड में ये बात रहेगी कि अभी वो भी आने वाला है, तो मेरे लिए पैसा बचा के रखेंगे। और जब मैं पब्लिक के पास जाई किसके लिए रहा हूँ? पैसे के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए कि वो सब यहाँ सब्सक्राइब करे। जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना बढ़िया है ना मेरे लिए। क्यों बढ़िया है? क्या ज्यादा जितने भी कैपिटल लेता रहूंगा, मैं बताऊंगा ना मैं कितने कैपिटल लेने वाला हूँ, या जितनी आगे सारी ले लूंगा, उससे मेरा प्राइस बूम होगा जी। प्राइस ऊपर लिस्ट होगा, शेयर्स क्या होगा, ऊपर लिस्ट। जितनी ज्यादा डिमांड, उसके हिसाब से प्राइस ऊपर चला जाएगा शेयर का। और अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए बढ़िया है या नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है। अब पूरी तैयारियां नहीं हुई है, उधर देख रहा हूँ कंपटीटर ने आईपीओ लॉन्च कर दिया है जी, उसका प्रोस्पेक्टस आ गया है। मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या इशू करूंगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें सारी डिटेल्स नहीं होंगी, इसमें क्या नहीं होंगी? सारी डिटेल्स नहीं होंगी, लेकिन लोगों को पता लग जाएगा क्या, कि ये जी प्रोस्पेक्टस आ गया, ये भी ऑफर ओपन होने वाला है, तो इनके लिए भी पैसे बचा के रखो। अब ये सारी डिटेल्स नहीं होगी का क्या मतलब है? डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। इसमें क्या नहीं होगा जी? क्या नहीं होगा? क्वांटम और प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज या प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी नहीं होगी या प्राइस नहीं होगा सिक्योरिटीज की। तो मैं आरएचपी इशू करूंगा, उसमें या तो मैं कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं दूंगा, किसके, क्वांटिटी कितनी इशू करने वाला हूँ, या नहीं दूंगा प्राइस के। दोनों के बीच में क्या है? और तो मतलब या तो ये नहीं दूंगा या ये नहीं दूंगा। इनमें से कोई चीज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिसिंग होगी। मान लो मैं क्या नहीं दे रहा जी, क्वांटिटी नहीं दे रहा, या प्राइस नहीं बता रहा, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, मुझे बताना पड़ेगा प्राइस बैंड। क्या बताना पड़ेगा? मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा उसमें, लेकिन एक प्राइस बैंड बता दूंगा, एक लिमिट बता दूंगा। मान लो मैंने बोल दिया मेरे को लगता है मेरे शेयर्स की वैल्यू ना 100 रुपए रहनी है। कितनी रहनी है? 100 रुपए। तो मैंने लोअर प्राइस कितना बता दिया? 100। और अपर प्राइस और बता दूंगा एक, कितना बता दूंगा? 100 का 120%, वो कितना होता है? उसमें 20% ऐड कर दो, मतलब 120। तो 100 से लेके 120 की मैं क्या बता सकता हूँ, प्राइस बैंड बता सकता हूँ आरएचपी के अंदर। अब मैंने प्राइस बैंड बता दिया, क्या मैंने प्राइस बताया? अब प्राइस कौन डिसाइड करेगा? देखो अभी मैंने पब्लिक के लिए छोड़ दिया जी ओपन। अब मार्केट फैक्टर, कितनी डिमांड आ रही है, लोग कितने पे लेने के लिए तैयार हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, प्राइस डिटरमाइन होगा। तो जब भी आरएचपी आता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, बुक बिल्डिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट? मतलब प्राइस कितना होने वाला है ये बिल्ड होगा जी, जिस हिसाब से लोग बिड्स करेंगे, जिस हिसाब से लोग एप्लीकेशन डालेंगे। मैंने क्या बोला, मैं प्राइस रख रहा हूँ 100 से लेके 120। कितना प्राइस रख रहा हूँ मैं? 100 से 120। कोई होगा 120 पे लेने के लिए तैयार है, कोई है 100 पे, कोई 115 पे, कोई 110 पे। मैं कितने वालों को दे दूंगा? जितनी मेरे को, देखो 120 जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरे को चाहिए 10,000 शेयर। कितने चाहिए मेरे को? चाहिए कम से कम 10,000 शेयर तो लोग करें करें। 120 पे खाली 1,000 की एप्लीकेशन आई है, तो क्या मैं 120 पे इशू कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं देखूंगा उससे नीचे 115 पे, 115 पे देख रहा हूँ मैं कि 5,000 की आई हुई है। तो जो 120 पे ले रहा था, जो 120 पे ले रहा था, वो 115 पे भी ले लेगा। तो 120 पे कितने लोगों की थी? 1,000 लोगों की। 115 पे कितने लोगों की है? 5,000। टोटल हो गए 6,000। मेरे को कितने चाहिए? 10,000। मैं और नीचे आया, मैंने देखा 110 पे 4,000 की और आई हुई है।
क्या अब मैं 110 अगर अपना प्राइस फिक्स कर दूं तो मेरा 10,000 पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4,000, 5,000 और 1,000, तो सबको कितने मिल जाएगा? 110। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, सारी दुनिया भर के लोग आ गए, 10,000 चाहिए थे, 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई और सब 120 पे लेने के लिए तैयार है, तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा? 120। और किसको मिलेगा? अब प्रोराटा होगा या फिर लकी ड्रॉ होगा, जिसको मिल गया, जिसकी किस्मत। आईपीओ में होता क्या है? जिसको मिल गया उसकी किस्मत। ये आरएचपी का काम है। क्या काम है? डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरों को बता देता है कि भाई मेरा आईपीओ आने वाला है। अभी मैं सारी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, या तो क्वांटम नहीं होगा या प्राइस नहीं होगा, मैं उसमें क्या डाल देता हूँ? प्राइस बैंड डाल देता हूँ। ये जब प्राइस बैंड डालता हूँ तो किसका काम करता है? बुक बिल्डिंग का काम करता है जी। प्राइस डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेस से। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसमें से रीड करते हैं, कोई दिक्कत किसी को? The expression red herring means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities. Red herring prospectus का क्या मतलब है? जिसके अंदर complete particulars नहीं होते हैं जी, किसको लेके? या तो quantum को लेके या price को लेके। Need of red herring prospectus, जरूरत क्या पड़ी? Development taking place in the financial market from time to time allow innovative method of raising fund. नए नए तरीके आ रहे हैं फंड्स रेज करने के, so as to avail the most favorable market condition, ताकि हमें मोस्ट फेवरेबल मार्केट कंडीशन मिले। टाइमिंग एंड इशू एंड बुक बिल्डिंग ऑफ इशू आर फैसिलिटेटेड बाय द कांसेप्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ से बुक बिल्डिंग और किस टाइम पे इशू लाना है वो बिल्ड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं। वेयर बाय द प्राइस पर सिक्योरिटी एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आर लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइडेड पोस्ट क्लोजर ऑफ द इशू। जब क्लोजर हो जाएगा उसके बाद हम क्या डिसाइड कर देंगे? प्राइस और नंबर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है जी, क्योंकि मैंने ओपन छोड़ दिया ना। अब जब क्लोज होगा इशू तभी तो बताऊंगा ना कितने प्राइस पे करा है मैंने, फाइनली कितना प्राइस आया है, वो प्राइस में डिटरमाइन करके बता दूंगा। वो प्राइस किससे डिटरमाइन होगा? वो बुक बिल्डिंग से। किससे होगा? बुक बिल्डिंग से। लोगों की मार्केट से जो डिमांड आएगी वो उससे क्या होगा? प्राइस बिल्ड होगा। इसको क्या बोल देते हैं? बुक बिल्डिंग। टाइमिंग ऑफ इशू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम रेड हेरिंग क्यों डाला गया है? एक फिश हुआ करती थी पहले के टाइम में, जिसको जलाते थे तो लाल हो जाती थी और उससे एक धुआं निकलता था। उससे कुत्ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। उससे कौन डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे? कुत्ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो जब भी पुलिस वाले कुत्ते लेके आ रहे हैं तो जो भाग रहा होता था वो क्या करता था? उस मछली को जला देता था। उसकी स्मेल से वो कुत्ते उसको ट्रेस नहीं कर पाते थे, तो इसका नाम क्या डाल दिया? रेड हेरिंग। ऐसा बोलते हैं, लेकिन रेड हेरिंग अगर आप गूगल भी करोगे तो इसमें क्या आता है? डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्शन। Timing of issue of red herring prospectus. A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus. Prospectus से पहले मैं क्या दे दूंगा? रेड हेरिंग। और प्रोस्पेक्टस में फिर फाइनल जो होगा वो बता दूंगा कि फाइनल इतना प्राइस, इतनी क्वांटिटीज होगी। Filing of red herring prospectus. A company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription. सब्सक्रिप्शन होने से कम 3 दिन पहले तो आरएचपी इशू करना ही करना है। कम से कम लिखा हुआ है, क्या मैक्सिमम लिखा हुआ है? एटलीस्ट मतलब 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले डाल दो आरएचपी। अब बिल्कुल जी, ऑब्लिगेशन अंडर आरएचपी वर्सेस प्रोस्पेक्टस। A red herring prospectus shall carry the same obligation. सारी obligation है as are applicable to a prospectus. prospectus वाली सारी है, लेकिन क्या नहीं है? यहाँ पे आप वो नहीं डालोगे, फाइनल कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ना भी डालो तो भी काम चल जाएगा। एंड एनी वेरिएशन बिटवीन द आरएचपी एंड अ प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज अ वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएचपी के बाद अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी चेंज हुआ है, आपको क्या कैसे डालना है? वो हाईलाइट करके डालना है। आरएचपी के बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस आएगा ना, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस में जो भी चेंजेस हुए हैं आरएचपी के बाद में वो सारे हाईलाइटेड होने चाहिए। आरएचपी के ऊपर कंप्लायंसेस कौन सी लगेगी? सारी प्रोस्पेक्टस वाली। ठीक है जी, लेकिन आरएचपी होता क्या है? जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते हैं, किसको लेके? क्वांटम और प्राइस को लेके। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर। अब ऑफर क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। अपॉन द क्लोजिंग ऑफ ऑफर under this section the prospectus stating the total capital whether by way of debt or share capital and the closing price of the securities and any other details as are not included in the RHP shall be filed with the registrar and SEBI। तो भाई जो जो डिटेल्स नहीं थी आरएचपी के अंदर, जैसे ही आपका ऑफर क्लोज हो वो सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में डाल के सेबी और रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना। क्लियर है जी? बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का क्या मतलब है? इज एक्चुअली अ प्राइस डिस्कवरी मेथड। ये क्या है जी? प्राइस डिस्कवरी मेथड। क्योंकि मैंने क्या बता दिया है? मैंने एक प्राइस बैंड बता दिया है, उस प्राइस बैंड पे लोग बिड लगाएंगे। इन दिस मेथड द कंपनी डज नॉट फिक्स अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ शेयर। यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस फिक्स नहीं किया जाता है,
बस बट इंस्टेड गिव अ प्राइस रेंज, वो क्या दे देते हैं, प्राइस रेंज जैसे मैंने दिया आपको 100 से लेके 120, ठीक है जी। 100 क्या है, फ्लोर प्राइस, उसके ऊपर वाला जो प्राइस है वो इसकी 120% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 20% इसमें ऐड करके आप उसे कर सकते हो। An underwriter builds a book by accepting order from fund manager, indicating the number of shares they desire and price they are willing to pay. बुक बिल कैसे की जाती है, जो अंडरराइटर है वो देखता है कि कितने कितने डिमांड आई है, उसके हिसाब से वो प्राइस निकाल देता है कि कितना वो देने के लिए तैयार है। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका आरएच। देखो अंडरराइटर में क्या होता है, हाँ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हम बनाते हैं ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए, क्या आ जाए मिनिमम। मैंने अंडरराइटर अपॉइंट कर दिया, वो जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई इतने शेयर तो या मैं बिकवा दूंगा या खुद खरीद लूंगा। बिल्कुल जी, वो जो फिक्स होगा प्राइस, प्राइस जो फिक्स होएगा, डिमांड ही नहीं आई तो किसी पे तो इशू होंगे ना, वो प्राइस बैंड में मिनिमम पे इशू होंगे, बीच पे होंगे, 100 पे हो रहे हैं तो 100 पे हो रहे हैं तो उसी पे वो करेगा। ठीक है जी, एक बार आरएचपी रिपीट कर देते हैं। बेसिकली है क्या काम, डिस्ट्रैक्शन का काम है। किसी और का आईपीओ आ गया, मुझे भी फटाफट देना है, मैं आरएचपी दे दूंगा जिसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं डालूंगा, क्वांटिटी या फिर प्राइस, लेकिन एक प्राइस बैंड डाल दूंगा जिससे क्या हो जाएगी, बुक बिल्ड हो जाएगी। जब ऑफर ओपन हो जाएगा, लोगों की डिमांड आ जाएगी, जब क्लोजर हो जाएगा उसके बाद में मुझे फाइनल प्रोस्पेक्टस डालना है जी रजिस्ट्रार और सेबी को। फाइनल प्रोस्पेक्टस में प्राइस भी होगा, क्वांटिटी भी होगी, टोटल कैपिटल भी होगी, जो भी चेंजेस आए हैं प्रोस्पेक्टस और आरएचपी में वो चेंजेस हाईलाइट होने चाहिए। क्लियर है जी आरएचपी? ठीक है जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको आना चाहिए। तो शेल प्रोस्पेक्टस हो गया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो गया, और एक क्या बचा, जिसको कंपनी खुद ही डिस्क्राइब कर रही है एज अ प्रोस्पेक्टस, उसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। सेक्शन 26, matters to be stated in prospectus, section 26, content and requirement as to prospectus, requirement as to regard to date, sign and content to be included। क्या क्या होना चाहिए जी, डेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कहाँ बता रखा है, सेबी की रेगुलेशन के अंदर बता रखा है। कहाँ बता रखा है, सेबी ने बता रखा है। प्रोस्पेक्टस शेल बी डेटेड एंड साइन, डेट लिखी होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, एंड शेल स्टेट सच इन्फॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी इन कंसल्टेशन विद द सीजी। कौन बता रहा है, सेबी बता रहा है सीजी की कंसल्टेशन के साथ में कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। जब आप अभी आप किसके लिए जा रहे हो, पब्लिक ऑफर के लिए जा रहे हो ना, प्रोस्पेक्टस आई कहाँ रहा है, पब्लिक ऑफर। पब्लिक एट लार्ज जैसे इन्वॉल्व हुई, पब्लिक ऑफर के लिए गए, सेबी आपके ऊपर लग गया जी। इंटेंट टू लिस्ट, इंटेंट टू लिस्टेड सिक्योरिटी क्यों नहीं है, जब पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस ले, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कब आता है, जब पब्लिक एट लार्ज के पास जा रहे हैं। जब पब्लिक एट लार्ज के पास जा रहे हो तो आपकी इंटेंशन नहीं है लिस्ट करवाने की, बिल्कुल है। Proviso to subsection 1 says that regulation made by SEBI in respect of such financial information or report or financial information shall apply until SEBI specify information report on financial information under 26(1)। जब तक 26(1) के अंदर, अब 26 में क्या बोला गया, सेबी बताएगा जी कितनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, किसकी कंसल्टेशन के साथ में, सीजी की कंसल्टेशन के साथ में। जब तक सेबी नहीं बता देता है तब तक इन्फॉर्मेशन कौन सी डालोगे, जो सेबी की रेगुलेशन में लिखी हुई है। जो कहाँ लिखी हुई है, सेबी की रेगुलेशन में। अगर सेबी ने अलग से बता दी कि 26 में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो वो डालनी है, और वो नहीं बताई तब तक आप रेगुलेशन वाली डाल सकते हो। ठीक है जी। अ डिक्लेरेशन शैल बी मेड अफर्मिंग द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, अ डिक्लेरेशन shall be made affirming the compliance of the provision of this act, कंपनीज एक्ट। आपके प्रोस्पेक्टस डेटेड भी होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कौन बताएगा, सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी। जब तक सेबी ने नहीं बताई है तब तक सेबी की रेगुलेशन वाली इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। एक स्टेटमेंट होनी चाहिए उसमें, क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट की सारी कंप्लायंसेस हो गई है। अफर्मेटिव का मतलब, अफर्मिंग का मतलब पॉजिटिव, यस हमने कंप्लायंसेस कर दी। Statement shall also include to the effect that nothing in this prospectus is contrary to the provision। एक स्टेटमेंट और डालनी है कि यहाँ पे कोई भी प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी चीज नहीं है जो किसके अगेंस्ट हो, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो, एससीआरए के अगेंस्ट हो, सेबी के अगेंस्ट हो, या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इन तीनों स्टैट्यूट के।
समझ आई जी बात। आपको स्टेटमेंट और देनी है कि हमारे प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज कॉन्ट्रारी नहीं है। किसके कॉन्ट्रारी नहीं है? कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, सेबी एक्ट के प्रोविजन, एससीआरए के प्रोविजन, या इनके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशन बनी है तो उनके अगेंस्ट भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है? कंपनीज एक्ट लिखा है ना, एक्ट में रूल कैसे कवर्ड है? एक्ट के लिए अलग लिखते हैं, रूल्स के लिए अलग लिखते हैं, तो रूल्स के लिए अलग से लिख दिया। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26(1) shall not apply if the prospectus issued to existing member or debenture holder of a company। अगर आप existing member या debenture holder को prospectus दे रहे हो तो ये सारी डिटेल नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा। 26 एक आपके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि वो कौन है? आपके existing member है, existing debenture holder है, तो उनके ऊपर नहीं लगेगा। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। सिक्योरिटीज एक वाइड टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। बी पॉइंट, if prospectus issued relating to share or debenture which are all respect uniform with the share or debenture previously issued and for the time being dealt in or quoted on a recognized stock exchange। अगर आप ऐसे शेयर्स या ऐसे डिबेंचर इशू कर रहे हो जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के मतलब कंपनीज एक्ट, थोड़ा चलो ठीक है फिर कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, कर लेंगे। If prospectus issued relating to shares or debenture which are in all respect uniform with the share or debenture previously issued। अगर आपने ऐसे शेयर से डिबेंचर इशू करे हैं जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एज इट इज है, किसके जैसे? जो पिछले आपने इशू करे थे, और वो वाले शेयर्स और डिबेंचर अगर लिस्ट भी हो रखे हैं तो आपको ये प्रोस्पेक्टस की कंप्लाइंस नहीं करनी पड़ेगी। दो केसेस में सेक्शन 26 की कंप्लाइंस जरूरी नहीं है। कब? अगर प्रोस्पेक्टस किसको दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर। दूसरी बात, प्रोस्पेक्टस में जो शेयर्स और डिबेंचर इशू कर रहे हो वो किसके जैसे हैं? जो पहले ऑलरेडी इशू हो रखे हैं, यूनिफॉर्म है, उसके जैसी हैं एज इट इज, तो आपको ये सारी कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। जो डेट प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है उसी को हम क्या मान लेंगे? इस डेट पे प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो गया है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी हो जाएगी? जो डेट प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन है। ठीक है जी। फाइलिंग ऑफ साइन कॉपी विद द रजिस्ट्रार। अब प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी इशूड unless a signed copy of such prospectus has been delivered to the registrar for filing। क्या कहना चाह रहे हैं? A prospectus shall not be issued मतलब एक प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक साइन कॉपी किसको ना दे दें हम? रजिस्ट्रार को। तो पहला काम क्या करना है? रजिस्ट्रार को देना है, उसके बाद आप पब्लिक एट लार्ज को इशू करना। Such copy shall be signed by every person who is named as either director or proposed director in such prospectus। तो प्रोस्पेक्टस कौन साइन करेगा? एवरी पर्सन। कौन? एवरी पर्सन। जिसको क्या लिखा हुआ है हमने कि ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, वो तो करेगा ही करेगा। और जिसमें ये लिखा हुआ है ना ये प्रपोज डायरेक्टर है, वो भी साइन करेगा। प्रपोज डायरेक्टर मतलब आने वाले डायरेक्टर। हो सकता है अभी मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे है, पहला इशू में कैसे ला रही हूँ? पब्लिक इशू से ला रहा हूँ, तो उस केस के अंदर भी मैं प्रपोज डायरेक्टर के नाम लिखूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बन चुकी है, आज मैं इशू ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी के अंदर अंबानी जी डायरेक्टर बनने वाले हैं। अंबानी जी कौन हो गए? प्रपोज डायरेक्टर, उनका भी साइन करवाना पड़ेगा। ड्यूली ऑथराइज अटॉर्नी कैन साइन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी साइन कर सकता है। मतलब डायरेक्टर इंडिया में नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, डायरेक्टर से साइन करवाना जरूरी है, तो डायरेक्टर उस किसी को ऑथराइज कर देगा, वो भी साइन कर सकता है। एग्जाम्पल पढ़ो जी एक बारी, बस खत्म करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लो जी एक लास्ट। ठीक है जी। क्या कह रही है? मिस सरिका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ लीडिंग फिनटेक कंपनी हैज टू फ्लाई टू डेवोस टू अटेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट। मतलब इतनी बड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये इंडिया के बाहर है। ये कंपनी सेक्रेटरी को क्या फाइल करना है? प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। प्रोस्पेक्टस साइन कौन करेगा? सारे डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर का है इंडिया के बाहर है। तो इस डायरेक्टर ने किसको ऑथराइज कर दिया? गौतम को ऑथराइज कर दिया। अच्छा, गौतम सर को ऑथराइज कर दिया जी। तो गौतम सर साइन कर सकते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन कर सकते हैं। क्लियर है जी? चलो जी, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।
बच्चों को भूख लग गई है, अगली क्लास में कंटिन्यू।